स्टार्ट कर दी रिकॉर्डिंग? जी सर, शुरू हो गई रिकॉर्डिंग। ठीक है जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, पहला क्वेश्चन है, which molecule contain 8 bonding electrons? which molecule contain 8 bonding electron? तो आइए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखते हैं। पहला स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देखेंगे, आपको मालूम होना चाहिए कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है ऐसे। अगर आप इसके बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 1 4 होंगे ना? 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग। आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? तो सर दोनों साइड के इलेक्ट्रॉन काउंट होते बेटे हैं। कार्बन के अराउंड निकालेंगे ना अच्छा, ओके, सिर्फ कार्बन। ओके। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नो लोन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, चाहे कार्बन ऑक्सीजन हो चाहे ऑक्सीजन ऑक्सीजन हो, जिसका जो भी बॉन्ड है उसके काउंट करेंगे ना। तो इधर भी बॉन्ड है, राइट पे भी बॉन्ड है, लेफ्ट पे भी बॉन्ड है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देखें इसमें कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो मेरा बेटा आगे करने की जरूरत ही नहीं है। ए में आगे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन मैं फिर भी आगे वाला करके दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब ये है C3H6, 1 2 3 4 5 6। देखिए इलेक्ट्रॉन गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसमें 18 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया में देखिए कितने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। अमोनिया में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5 6। 6 इलेक्ट्रॉन है। तो बताइए ए आंसर, 8 इलेक्ट्रॉन ए में है ना बेटे? जी सर। तो ये इसका ए आंसर सही हो। अब अगला क्वेश्चन है, कि beam of charged particle are deflected by an electric field. In identical condition, the angle of deflection of a particle is proportional to its charge over mass ratio. यानी जितना ज्यादा चार्ज ओवर मास रेशियो होगा उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा। In an experiment, protons are deflected by an angle of +15. तो प्रोटॉन जा रहे हैं +15 पे। In another experiment under identical condition, particle Y is deflected by an angle of -5 डिग्री। अब आपने बताना है what could be the composition of particle Y। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, ये निकालना है आपने। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? जी सर। अच्छा, अब देखिए मैंने किस तरीके से किया है। इसको देख लेते हैं, फिर कोई दूसरा तरीका देखेंगे इसके अलावा भी। देखिए मैंने कैसे किया है, मैंने चार्ज ओवर मास लिखा है। ऑप्शन बी मैंने स्टार्ट किया है, ऑप्शन बी मास, चार्ज ओवर मास किया है। अब आप देखें इसके अंदर 3 प्रोटॉन है और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज -2 आएगा ना बेटे। अगर मैं आपसे कहूं कि टोटल इलेक्ट्रॉन बी में देखे 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो चार्ज -2 आएगा ना बेटा? बोलो ना बेटा, चार्ज -2 आएगा ना? -2 आ जाएगा। अब मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो मास प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के 3 + 3 6 आ गया, तो ये आ गया -1/3। आपको मेरी बात समझ आ रही है?
सर दोबारा बता दो। देखिए, आप देखें इसमें अभी मैं आपको ये तरीका सिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरा तरीका भी सिखाऊंगा। देखिए, पहला तरीका ये है कि आपने चार्ज ओवर मास निकालना है। तो बताइए, बी ऑप्शन से स्टार्ट किया है, बताइए इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है? बेटा बोलते क्यों नहीं है यार? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। कितने ज्यादा है? -2, 2 ज्यादा है। अच्छा, मास क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। 3 + 3 के 6, इसका आंसर आ गया -1/3। -1/3। अब मैंने क्या किया है, मैंने, मुझे मालूम है ना कि इसका जो टोटल है, देखें इसका जो रेशियो है वो -1/3 आ रहा है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर प्रोटॉन +15 जा रहा है तो -1/3 कहाँ जाएगा? तो फिर मैंने -1/3 को 50 से मल्टीप्लाई किया, -5 डिग्री आ गई। सर इसलिए मैंने, जी बोले। मतलब अगर प्रोटॉन का जो मास ओवर चार्ज रेशियो है 1/1 है, इसलिए अगर उसका 15 डिग्री तो -1/3 आपने वो वाला रेशियो लगाया। जी 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 बेटा, अगर अगर ए देखिए ना, प्रोटॉन से डिफ्लेक्टेड बाय एन एंगल ऑफ 50 डिग्री, यानी प्रोटॉन 15 है, तो -1/3 का कितने पे जाएगा? तो आपने निकाला इससे -5। इसके अलावा भी दूसरा तरीका, वो भी मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन पता नहीं है ना कौन कौन सा सवाल कैसे आ जाए, इसलिए मैंने ये वाला मेथड, मेथड कर दिया है ये। आप सी को भी देख लें। सी में मैंने लिखा प्रोटॉन 4 है और इलेक्ट्रॉन 1 है। तो भाई 4 - 1 किया, 3/9 आ गया। 3/9 पे +5 डेविएशन आ रही है, तो इसका मतलब है बी आंसर सही है। ये एक तरीका मैंने। अब आइए मैं आपको दूसरा तरीका सिखाता हूँ जिसमें इंशाल्लाह कैलकुलेशन नहीं होगी। ताकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? नहीं। बेटा बताइए, ए में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं? ए में है। बराबर है। इसका मतलब है ए जा नहीं सकता। चलिए डी में आइए। डी में कितने प्रोटॉन है बेटा? 4 प्रोटॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन है। क्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है? बोलो ना बेटा, पूरी बोले भाई। सर आपकी आवाज कट जाती है थोड़ी सी, आप रिपीट कर दें। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है, तो असल मसला है, अजीब आप रिकॉर्डिंग आपकी हो रही है? जी सर, रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज सही आ रही है अजीम? जी सर। अच्छा ठीक है। अच्छा सुमरा, आप मुझे बताइए बेटे कि मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको डी गलत है, ये समझ आ गया बेटा? जी सही। क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन कम है प्रोटॉन ज्यादा है, तो प्लस में जाएगा ना। अच्छा, अब सी में आ जाइए। बताइए, सी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन ज्यादा है? प्रोटॉन। प्रोटॉन ज्यादा है, ये भी डिफ्लेक्शन नहीं हो सकती। बी में बताइए, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये नेगेटिव में डेविएशन हो सकती है, इसलिए बी आंसर सही है। मैंने क्वांटिटेटिवली भी करा दिया आपको और आपको वैसे भी करवा दिया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। क्या आंसर सर बना वो है इसका? मुझे क्या कहते हैं, नेगेटिव में क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट हुआ तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने थे। हाँ, जिसके इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना वो निगेटिव पे डेविएट करेगा ना बेटा। सही है सर, सही। सही है, ये आसान तरीका था। मैंने फिर भी क्वांटिटेटिव करा दिया आपको ये। तो क्या, कैसे, दूसरा मेथड क्या है? और दूसरा मेथड ये है, इन सी, इन बी electrons are greater than proton while others have more protons.
मोर प्रोटॉन्स। चलिए जी क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मास स्पेक्ट्रम दिया हुआ है, ठीक है, और आपको अबेंडेंस दी हुई है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा? x1 y1 प्लस x2 y2 डिवाइडेड बाय 100। तो देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय 7.42, 7 मल्टीप्लाई बाय 92.58 डिवाइडेड बाय 100 किया 6.93। बोलो मेरे बच्चा ये बात समझ आ गई है? आंसर हो गया आपका डी। बोलो मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। चलिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एलिमेंट कार्बन। बताइए क्या कहते हैं इनको? डायमंड, ग्रेफाइट, क्या कहते हैं बेटे? एलोट्रॉप्स कहते हैं। एलोट्रॉप्स कहते हैं, शाबाश, ये एलोट्रॉप्स हैं। अब ये कह रहा है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑल थ्री सब्सटेंसेस। पहला ऑप्शन है बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री। बताइए डायमंड में कितना एंगल होता है? 109.5। डायमंड में 109.5, तो ये गलत हो गया। डायमंड में ये डायमंड है, डायमंड में एंगल होता है 109.5। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ये रहा ग्रेफाइट। सर बताएं ग्रेफाइट और ग्रेफीन में दोनों में 120 होता देखिए ग्रेफाइट के अंदर एक लोन पेयर होता है, ठीक है, वो पाई क्लाउड बनाता है, लेकिन होता तो 120 डिग्री एंगल ही है ना। प्लेनर प्लेनर शेप होती है ना उसकी, ट्राइगोनल जी प्लेनर। बेटे बात समझ आ रही है? जी सर। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, बकमिंस्टर फ्लोरीन। बताइए बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी 120 डिग्री एंगल होता है। तो डायमंड में नहीं है, इसलिए ये आंसर गलत हो गया ए। डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट। बताइए ग्रेफाइट में डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन होते हैं? होते हैं। होते हैं, डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। बताएं डायमंड में होते हैं? नहीं नहीं होते। बकमिंस्टर में होते हैं डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन? होते हैं, लेकिन वो करता नहीं कंडक्ट, क्योंकि वो स्फेरिकल है। नहीं, उसने ये नहीं पूछा कंडक्ट करता नहीं करता, उसने ये कहा है कि डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं होते हैं। तो होते हैं। लेकिन ये ऑप्शन गलत हो गया, क्यों? क्योंकि डायमंड की वजह से हर जगह गलतियां। ए भी गलत बिकॉज ऑफ द डायमंड, बी भी गलत बिकॉज ऑफ द डायमंड। अब सी है जाइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट। बताइए डायमंड का जाइंट स्ट्रक्चर है? जी जी सर। ठीक हो गया, ठीक हो गया। बोले ग्रेफाइट का जाइंट स्ट्रक्चर है? जी। जी बिल्कुल सही है। बताइए बकमिंस्टर सिंपल। C60 सिंपल मॉलिक्यूलर होता है, ये जाइंट है? ये भी जाइंट है, लेकिन ये सिंपल मॉलिक्यूलर है। सर ये बकमिंस्टर, ये बकी बॉल है जो आपने करवाया था हमें। हाँ हाँ बेटा, बक्की बॉल है C60। शॉर्ट में इसको बक्की बॉल कहते हैं, या बकमिंस्टर फ्लोरीन कंप्लीट नाम है। फ्लोरीन भी कह सकते हैं खाली ना। तो ये भी गलत हो गया। बताइए सबके अंदर सिग्मा बॉन्ड है? जी जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नहीं, लेटेस्ट स्ट्रक्चर सिर्फ मेटल्स में नहीं होता। बेटा जाइंट 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 में भी लेटेस्ट स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टलाइन लेटेस्ट अलग चीज है। जाइंट मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन लेटेस्ट स्ट्रक्चर। अगर आप डायमंड को देखेंगे तो डायमंड का भी एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, लेकिन जाइंट मॉलिक्यूलर तो है ना। बात ही गलत हो गई है। जाइंट बकमिंस्टर फ्लोरीन नहीं होता ना जाइंट।
तो इस पर बात करना ही बेकार है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ मेटल हैज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ 150 cm स्क्वायर। ठीक है जी, इस पे इलेक्ट्रोलाइसिस की एक कोटिंग हुई है, इसका मास इंक्रीज हो गया 0.216, इसका मास इंक्रीज हो गया 0.216। अब ये कह रहे हैं हाउ मेनी एटम्स ऑफ सिल्वर आर डिपॉजिटेड पर cm स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। देखो बेटा, पहले करेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होगा, ये आ रहा है हमारा स्टेप 1। बेटा स्टेप 1 में आप निकालेंगे मोल। किसके मोल निकालेंगे, किसके मोल निकालेंगे बेटा, सिल्वर के मोल। ठीक है, 0.21 ग्राम डिवाइडेड बाय एम आर 107.9 है, सिल्वर का एम आर है, चेक करिएगा, यही है बेटा 107.9। जी सर। 107.9 आपके पास मोल आ गया 2.001 इंटू 10⁻³ मोल। अब स्टेप 2 में आप क्या करेंगे, आप स्टेप 2 में मोल से एटम निकालेंगे। ये आ गया आपके पास स्टेप 2। स्टेप 2 में आपने एटम निकाले, तो एटम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर, मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर। तो आपने जब मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आ गया 1.20 इंटू 10⁻21 एटम। अब आ जाए स्टेप 3 पे। आपने निकालना क्या था, एटम पर एरिया। तो स्टेप 3 में आपने क्या करा, आपने स्टेप 3 के अंदर क्या किया बेटे, आपने ये निकाले नंबर ऑफ एटम और एरिया दिया हुआ था 150, इससे डिवाइड कर दिया। जैसे ही आपने डिवाइड कर दिया तो एटम पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है, आंसर आ स्टेप जाता 3 है बताएंगे? ए। क्या दोबारा बोलना बेटा, स्टेप 3 का स्टेप वापसी बताएंगे? देखो स्टेप 3 का, देखो स्टेप 2 पे ही आंसर आ गया था ना, नंबर ऑफ एटम। लेकिन सवाल ये है कि देखो इन्होंने इतने चालाक हैं कि इन्होंने ये ऑप्शन भी दिया हुआ है कि बंदा यहीं पे रुक जाएगा, आंसर आ गया। इन्होंने कहा था पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो इसका मतलब ये हुआ, आपने यहाँ एटम लिख के सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे लिखा, तो ये पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अच्छा, हमने रेशियो लगाना है, यानी कि हमने 150 का निकाला तो हमें 1 का कितना निकलेगा? हाँ, 150 में इतना है तो 1 में कितना होगा ये निकालना। ठीक है सर। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है क्वेश्चन नंबर 5 में? नहीं सर। कुछ नहीं पूछना, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। नाइट्रोजन हैज अ हायर फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी देन ऑक्सीजन। तो बताइए, सर स्पिन पे रिपल्जन है, नॉट पे। स्पिन पेयर रिपल्जन, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑक्सीजन हैज पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन 2p सबशेल। बताइए ऑक्सीजन के पास पेयर्ड होते हैं या नाइट्रोजन के पास? ऑक्सीजन के पास होता है सर, उसकी तो स्पिन पे ऑक्सीजन के रिपल्जन। पास होते हैं, तो सी आंसर सही हुआ। रेडियस का कोई ताल्लुक नहीं है मेरा बेटा। ऑक्सीजन एटम हैज मोर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का भी कोई ताल्लुक नहीं होता। आयनेशन एनर्जी का इलेक्ट्रॉन से क्या ताल्लुक है बेटा, न्यूक्लियस से ताल्लुक होता है। डी है एन ऑक्सीजन एटम हैज मोर प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन है, ये रीजन है। तो अगर ऑक्सीजन में ज्यादा प्रोटॉन है तो ऑक्सीजन की आयनेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, कम क्यों है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? यार मेरी आवाज नहीं आ रही आप लोगों को बेटे? आ रही आ रही है सर, आ आ रही रही है। है ना? अच्छा, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। Which molecule has the largest overall dipole moment? Which molecule has the largest overall dipole moment? तो बताइए, क्या इसमें कोई भी फोन क्लब है? पहले वाले में देखें जी कोई सर, भी फोन क्लब है? पहले वाले में नहीं है।
पहले वाले में फोन क्लब नहीं है, तो इसका आंसर गलत हो जाएगा। नो फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये डाइपोल नहीं होगा। अच्छा जी, इसमें देखें ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो लिहाजा इसमें डाइपोल होगी। आपको मैं बता चुका हूं कि एक क्लोरीन की पावर 2 के बराबर होती है, तो ये भी एक नॉन पोलर। ऑक्सीजन की होती है ना सर, 2 क्लोरीन के हाँ, बाद एक ऑक्सीजन 2 क्लोरीन के बराबर होती है, नो डाइपोल। और डी में क्लोरीन क्लोरीन डायगोनली कट डी जाएंगे। में क्लोरीन क्लोरीन कैंसिल हो जाएगी, नेट डाइपोल इज 0। सर इसमें सी भी वाला दोबारा बताएंगे? बेटा सी में एक ऑक्सीजन की पावर 2 क्लोरीन के बराबर होती है। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन 2 टाइम्स ज्यादा है, तो लिहाजा ऑक्सीजन और 2 क्लोरीन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो लिहाजा ना ये आंसर है, ना ये आंसर है, ना ये आंसर है। करेक्ट आंसर इज बी। बोलो, अभी भी बोलो, समझ आया है कि नहीं आया है? आ गया सर। चलो मेरा बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है जी, आइए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब ये कह रहा है कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ अल्केन। अल्केन के मोल दिए हुए 2 मोल, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है 665 डीएम क्यूब, टेम्परेचर दिया हुआ है, प्रेशर दिया हुआ है। बताइए पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगा के मोल निकाल सकते हैं आप? जी सर। आपने अल्केन का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है? तो पहला स्टेप है स्टेप 1, ये स्टेप 1, आपने मोल निकालने हैं। ये 20 मोल आ गए कार्बन डाइऑक्साइड के। बोले यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। बताइए अल्केन के कितने मोल लिखे हैं यहाँ पे? 2 मोल्स। तो 2 मोल 20 दे रहे हैं ना, 20 मोल। तो 1 मोल का देगा। ऐसे ही है ना, 2 मोल 20 दे रहे हैं, तो एक अल्केन कितना देगा? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 10 आ गया। 10 कार्बन डाइऑक्साइड आ गए। बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। आपने क्या किया मेरे बच्चों? आपने कार्बन डाइऑक्साइड के मोल निकाले स्टेप 1 में। स्टेप 2 में आपने निकाले हैं मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड। ऊपर जो आपने निकाले थे वो आपने निकाले थे पूरे डेटा शेटा को देख के। तो अगर, और वो दे रहा था, तो 20 मोल आ रहे हैं ना आपके, 20 मोल, वो कैलकुलेशन को देख के आ रहे हैं, 2 मोल के आ रहे हैं, 2 के, क्योंकि 2 मोल लिए हुए थे। तो हमने निकालना है 1 मोल के कितने, 1 मोल कितना आएगा? 1 मोल अल्केन देगा 10 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय 1 मोल ऑफ अल्केन। ऊपर है, ऊपर वाला है कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2 मोल ऑफ अल्केन। बताइए, बताइए 10 कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, तो बताइए कितने कार्बन होंगे? 10 ही होंगे ना सर। 10 ही होंगे, तो लिहाजा इसीलिए मैंने यहाँ पर 10 लगा के स्टिक लगा दिया। बोलो, बात समझ आ रही है बेटे? जी बोलो सर। मेरे बच्चों, बात समझ आ गई है? जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, which expression give the standard enthalpy change of combustion of methane? ठीक है, आप देख सकते हैं 2024 का जो क्वेश्चन था उसमें भी ये क्वेश्चन ऐसे ही आया था। आपसे कह रहे इंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन।
कंबशन ऑफ मीथेन आपसे कह रहा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, मीथेन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया, इक्वेशन ये बना दिया आपने। आप देख सकते हैं सब जगह फॉर्मेशन 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 फॉर्मेशन। तो लिहाजा आपने कार्बन से मीथेन बनाई, कार्बन से मीथेन बना ली, फिर आपने कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड बना ली, फिर आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बना लिया। पहले वाले का नाम रखा आपने H1, ये H1 है। इसका नाम रखा आपने H2, इसका नाम रखा आपने H3। जो पहले वाली है वो फॉर्मेशन है मीथेन की, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई, और जो पानी की है वो 2 मोल बन रहे हैं, तो लिहाजा 2 मोल ऑफ HF, 2 टाइम्स HF ऑफ वाटर। बताइए रिजल्टेंट कौन सा है? H2 और H3। H2 और H3 रिजल्टेंट है। आपने लिखा H2 प्लस H3 इज इक्वल टू H1 प्लस H4। ये रिजल्टेंट है, ये रिजल्टेंट है, तो यूं जा रहा है, ये 2 रिजल्टेंट हो गए। तो भाई H2 क्या है, डेल्टा H ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। H3 क्या है, 2 टाइम डेल्टा HF ऑफ वाटर। H1 क्या है, डेल्टा H ऑफ मीथेन। H4 क्या है, ये X है जो निकालना है। तो X इज इक्वल टू क्या होगा, ये वहां जाके माइनस कर दिया मैंने। तो देखिए ये रहा पानी का 2 टाइम्स, ये रहा माइनस डेल्टा HF मीथेन का, ये रहा। तो सी ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हुआ। बेटे बात समझ आ गई है जी सर। जी सर। मेरे बच्चों? आप डायरेक्ट, मैं आपको एक नसीहत कर रहा हूँ मेरा बेटा, आप ABCD करके नहीं कर सकते हैं। आप गलत कर लेंगे, ऐसे साइकिल बना के ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है। आपको 3 आयन दे रहा है क्लोरीन के, आपने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। पहले इसकी बात करेंगे ClO माइनस की। आपने लिखा ClO माइनस, तो आपने इंडिविजुअल लिखा Cl प्लस O इज इक्वल टू -1, क्योंकि चार्ज -1 था। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है -2, वहां जाके +2 हो गया, क्लोरीन आ गया +1। तो मेरा बच्चा ये भी +1 करेक्ट है, ये भी +1 करेक्ट है, ये दोनों गलत हो गए। अब आ जाए ClO3। आपने लिखा ClO3 का आपने लिखा है कि क्लोरीन प्लस 3 टाइम ऑक्सीजन इज इक्वल टू -1। ऑक्सीजन होता है -2, 3 टू द 6 -6, वहां जाके +6, आंसर इज +5। तो बेटा +5 यहाँ पर भी है, +5 यहाँ पर भी है। यहीं से मालूम चल गया कि आपका आंसर सी सही है, क्लोरीन तो -1 ही होता है। तो सी आंसर करेक्ट हो गया। बोलो बेटा मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आ रहा है बैलेंस करने को, ठीक है। तो मैं आपको ये बैलेंस करके दिखा रहा हूं, आप गौर से देखिएगा। देखिए पहला ऑप्शन है A और C। तो पहले ऑप्शन में आपने क्या किया, यहां पर आपने 3 लिखा, 2 लिखा, और C पे आपने 1 लिखा। बताइए लेफ्ट साइड पे मैग्नीज 2 है, तो D भी 1 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? जी सर। जी सर। D 1 आना चाहिए। अच्छा जी अब आप गौर से देखें, इधर आ रहा है -4 चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड पे आ रहा है -4 चार्ज, ये -1 है, तो इधर -3 आना चाहिए ना बेटे। जी। आप चेक करिए क्या इक्वेशन बैलेंस है। इधर देखें ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं,
ऑक्सीजन से मालूम नहीं चल रहा, ठीक है। अच्छा पहले इसको आगे करना पड़ेगा। राइट साइड पे हाइड्रोजन 3 हो गए हैं, राइट साइड पे हाइड्रोजन 3 हो गए हैं, तो लिहाजा इधर 3/2 होना चाहिए। आप बताइए क्या इक्वेशन बैलेंस है? इधर ऑक्सीजन आ रहे हैं 8 + 3/2, इधर ऑक्सीजन आ रहे हैं 4 + 2 + 3, बिल्कुल भी बैलेंस नहीं है। ये आ रहा है 9.5। बोलो मेरे बच्चा, ए गलत हो गया, ये बात समझ आ गई? जी सर। आइए बी ऑप्शन देखते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं बेटे। अब बी ऑप्शन में कह रहा है A3 है और C1 है, तो डेफिनेटली यहाँ डी पे 2 आना चाहिए ताकि मैग्नीज बैलेंस हो जाए। अब इधर -6 चार्ज हो गया, इधर -1 है, तो इट शुड बी 5। जैसे 5 हाइड्रोजन हो गए तो इधर 5/2 आना चाहिए। अगेन बैलेंस नहीं होगा ऑक्सीजन। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है बेटे? मेरे बच्चों, अगर आप मेरे जी साथ जल्दी कर लेंगे, आज मैंने 2 ईयर कराने हैं, अगर आप मेरे साथ ढंग से कर लेंगे तो हो जाएगा। चलिए ऑप्शन सी पे आ जाइए, ऑप्शन सी पे आ जाइए। ए की वैल्यू कह रहा है 3 और सी की वैल्यू कह रहा है 2, तो डेफिनेटली यहाँ मैग्नीज 1 आना चाहिए। अब यहाँ हो रहा है -6, यहाँ हो रहा है -2, तो इधर 4 होना चाहिए। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी जी सर। सर। जैसे ही हाइड्रोजन 4 हुए तो यहाँ पर 2 आना चाहिए। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है? अब आप जी देखें सर। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं? ऑक्सीजन 4 3 12, 12 + 2 14। इधर ऑक्सीजन कितना हो रहा है? 8 + 2 + 4 14। हाइड्रोजन देखें कितना हो रहा है इधर? 4। इधर हाइड्रोजन कितना हो रहा है? 4। तो सी ही आंसर सही हो गया। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है? जी सर। सर आपकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पर अपलोड नहीं हो रही। जो पहले वाला P1 आपने करा था उसके बाद कोई रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं की आपने। बेटे आज आज अभी इंशाल्लाह आज हो जाएगी, जैसी क्लास खत्म सर और होगी। ये वाली भी, सर ये वाले भी कर दीजिएगा। आज इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी, बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में मिथेनॉल कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम हाइड्रोजन इन कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए केपी किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टर। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन। तो देखें केपी में सबसे पहले सॉलिड और लिक्विड को कैंसिल करते हैं, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है पार्शियल प्रेशर ऑफ CH3OH। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन का स्क्वायर, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। बोलें क्या सी आंसर सही है? जी सर, जी सी सर। आंसर सही है। सी आंसर सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। 4 ग्राम ऑफ पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट MR दिया हुआ 100 are added to 100 slim cube of hydrochloric acid. The volume of carbon dioxide produced is recorded every 30 सेकेंड। हर 30 सेकेंड के बाद आपने आपने कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिलाया है बेटा। आपने क्या किया है? कैल्शियम कार्बोनेट और HCl को मिलाया है, कार्बन डाइऑक्साइड बना है, पानी बना है,
और कैल्शियम क्लोराइड बन गया। कह रहा है विच रो ऑफ द टेबल इज करेक्ट? Fewer collision between reacting molecules occur. Why the rate of the reaction change with time? बताइए क्या fewer molecule rate slow हो रहा है ना? कह रहा है why the rate of the reaction changes with time? बताइए fewer collision होगा reacting molecules का या more collision होगा टाइम के साथ? क्लियर होगा ना सर, क्योंकि रेट कम हो रहा है। इसने कहीं ये तो नहीं लिखा हुआ कि रेट स्लो रहा है। हाँ ऊपर देखें, ऊपर वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ ऊपर देखें, टोटल वॉल्यूम जो है ना आपका यहाँ कम हो रहा है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 40 बनी है, यहाँ कितनी बनी है? 70। नहीं, टोटल वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिवन ऑफ हर एक में अलग थोड़ी है। ये तो 30 हो रही है ना यहाँ पे 30। ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ 18 हो रही है, वो ना सर डिफरेंस कम हो रहा है ना, रेट कम हो रहा है, तो लिहाजा फ्यूअर मॉलिक्यूल 101 में से 88 माइनस करना। बेटा कितना आ रहा है? 101 में से 88 माइनस करना। 9 13 और फिर खत्म हो जाती है। तो बेटा रेट स्लो हो रहा है ना? तो लिहाजा फ्यूअर मॉलिक्यूल फ्यूअर कोलिजन। अच्छा जी, आप मुझे बताइए कैल्शियम कार्बोनेट के मोल कितने होंगे बेटे? बेटा 0.025 0.04। सर तो HCl और कैल्शियम कार्बोनेट का रेशियो 1:1 होता है। 1:2 होता है, मैंने पहले ऊपर लिखा हुआ है। 2 तो सर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिमिटिंग रिएजेंट है क्योंकि इसका 0.01 मोल्स हैं HCl के। अभी चेक कर लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है बेटा? 0.01। बताइए अगर कैल्शियम कार्बोनेट 0.04 है तो HCl को उसका डबल होना चाहिए ना? जी सर। तो HCl होना चाहिए 0.04 मल्टीप्लाई बाय 2 0.08, लेकिन यहाँ कितना है? 0.01। बोलो बेटा कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट है? HCl ही होगा ना सर। HCl लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो यूज अप कौन सा हुआ होगा बेटा, HCl या कैल्शियम कार्बोनेट? HCl। इसलिए इसका आंसर बी होगा बेटे। बोलो बात समझ आई है नहीं आई है? आ गई सर। आइए क्वेश्चन नंबर 14। Which statement about ideal gases is correct? बताइए ए आइडियल गैसेस है फाइनाइट पार्टिकल या नहीं जीरो सर, पार्टिकल? नेग्लिजिबल वॉल्यूम होता है। जीरो पार्टिकल। बताइए आइडियल गैस में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होती है नहीं होती है? नहीं होती है सर। नहीं होती। वीक नहीं होती, होती ही नहीं है भाई। तो कौन सा सही हुआ बेटा आंसर? सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15।
A mixture of gases consists of 12 gram of hydrogen and 42 gram of nitrogen and 4 gram of helium. What is the mole fraction of hydrogen in the mixture? आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब आपने करना क्या है, ये देखिए, आगे स्टेप 1. स्टेप 1 में आपने क्या लिखा? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम. आपने सबके मोल निकाल लिए बेटा. मोल ऑफ गैसेस. तो हाइड्रोजन क्या आ गया? 6. नाइट्रोजन क्या आ गया? 1.5. हीलियम आ गया 1. बोलो बेटा, यहां तक बात समझ आ रही है? जी सर। Yes, sir. अब आ जाओ स्टेप 2 पे. स्टेप 2 में तुमने निकालने टोटल मोल, क्योंकि मोल फ्रैक्शन निकालना है ना हमें हाइड्रोजन का. तो टोटल मोल आ गए 6 + 1.5 + 1 8.5 मोल. अब आप करेंगे स्टेप 3. स्टेप 3 में आपने निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन. तो 6 हाइड्रोजन के मोल है, ये देखें यहाँ पे 6 है. टोटल मोल से डिवाइड कर दिया, आपके पास आंसर आ गया 0.41, यानी कि C. बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर. ठीक है जी. क्या फॉर्मूला बना आपने मोल फ्रैक्शन का? मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल मोल, डिवाइड बाय टोटल मोल. चलिए जी, याद रखिएगा, मोल फ्रैक्शन कभी भी 1 से ज्यादा नहीं आता है. क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ Br कोवैलेंट बॉन्ड? बताइए, एनर्जी तो इसका रिक्वायर C नहीं होती है, होगा? एनर्जी रिलीज होती है. एनर्जी रिक्वायर होती है ना तो ब्रेक करने के लिए. तो रिक्वायर्ड सब सही है. बताइए, प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ ब्रोमीन एटम होगा या 1 सर मोल ऑफ ब्रेक होगा ना. ब्रोमीन एटम इन द लिक्विड स्टेट? Gaseous. गैसियस हाँ भाई बोले. गैसेस के अंदर ब्रेक होगा. गैसेस के अंदर ब्रेक होगा. बॉन्ड बनाता है सर, बॉन्ड एनर्जी तो गैसियस स्टेट में होना चाहिए एटम. स्टेट। देखिए 1 मोल तो सही है. अच्छा बताइए, प्रोड्यूस होगा या ब्रेक होगा? Break. ब्रेक होगा. ब्रेक ब्रेक. होगा सर. प्रोड्यूस नहीं होता, ब्रेक होता है, ब्रेक. तो बताइए कौन सा आंसर सही है? C होगा सर. गैसेस स्टेट भी होती है. सी सही है. आप डायरेक्ट देखें, बॉन्ड एनर्जी, इट इज द अमाउंट ऑफ, बॉन्ड एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इन गैसियस स्टेट. यही तो लिखाई थी डेफिनेशन. चलिए क्वेश्चन नंबर 17. Which graph correctly shows the relative melting point of the element magnesium, aluminum, silicon and phosphorus plotted against their relative electronegativities? देखिए, इस तरह के सवाल जिसमें 2 एक्सिस पे लिखा हो, तो पहले एक्स एक्सिस को फारिग करेंगे, फिर वाई एक्सिस को. पहले मेल्टिंग पॉइंट कब करते हैं? बताइए, मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा? सिलिकॉन. सिलिकॉन. एल्युमिनियम का नहीं बेटा, सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन. कौन का? अच्छा तो ये एल्युमिनियम सही की है. इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है ना. हाँ, ये भी सही है. लेकिन सर सीओडी नहीं होंगी क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रही है सीओडी के अंदर. नहीं, पहले तो मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ना. अजीम, बात समझ आ रही है? पहले तो हम मेल्टिंग पॉइंट देख रहे हैं ना, वाई एक्सिस. अब एक्स एक्सिस देखेंगे. बताइए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस. तो बताइए, ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है? सर इंक्रीज होकर डिक्रीज हो रही है. इंक्रीज हो रही है, सही है.
बताइए यहाँ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है। बताइए यहाँ ये क्या बदतमीजी की है इसने? ये एल्यूमिनियम मैग्नीशियम ज्यादा कैसे हो गया फास्फोरस? हाँ, ये क्या करा है इन्होंने? इसको यहाँ होना चाहिए, है ना? ये जी गलत है। सर। तो अब ये भी गलत है, देखें, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो आंसर इसका बी होना चाहिए। बोले क्या बी सही है? जी सर। बोले बेटा बी सही है? जी सर, लग तो सही है। लग तो रहा है बिल्कुल सही है। चलिए आगे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। चलिए बेटा पढ़िए इसको और बताइए क्या लिखेंगे। बेटा क्वेश्चन पढ़िए। एन एक्सेस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज शेकन विद वाटर, द रिजल्टिंग मिक्सचर इज फिल्टर्ड, दिस इज फिल्टेड डब्ल्यू। बताइए क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होगा? नहीं सर। क्या पानी में जाके ये वो बनाएगा, क्या कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड? यहाँ तक तो है। बोलो सर बेटा। कहीं लिखा होता है C8, कहीं लिखा होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलिए अभी हम देख लेते हैं इसको, आगे देख लेते हैं क्या है क्या नहीं है। अच्छा आगे ये कह रहा है 2 ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड्स आर एडेड एंड एनी ऑब्जर्वेशन इज नोटेड। ये मैग्नीशियम हो गया, और यही सब कुछ इसने क्या किया है, बेरियम ऑक्साइड के साथ भी किया है बेटा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये रहा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हमने पानी में डाला। चांसेस ये कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बने, और कोई चांसेस नहीं, या तो नहीं होगा या तो होगा। अच्छा जी, अगर हम बेरियम को करें तो बेरियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। बताए कौन दोनों में ज्यादा सॉल्युबल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड? बेरियम। बेरियम। तो इसकी पीएच ज्यादा होगी, हाई पीएच, सॉल्युबल ज्यादा है, ये इनसॉल्युबल है। तो भाई सी और डी आंसर सही हो सकते हैं। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी बताइए बेरियम में अगर आप डालेंगे, बेरियम हाइड्रोक्साइड में अगर आप डालेंगे सल्फ्यूरिक एसिड, बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के कौन से प्रेसिपिटेट बनेंगे? वाइट। व्हाइट पीपीटी। तो बताइए कौन सा सही हुआ ऑप्शन? डी। डी ऑप्शन सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। मेरे बच्चों बात समझ आ गई है? जी जी सर। बात समझ आ गई है, ठीक है। चलिए अब है सैंपल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम कार्बोनेट आर प्लेस इन क्रूसिबल आर एन एस। ये क्रूसिबल है आर, ये क्रूसिबल है एस। द सैंपल इन क्रूसिबल आर इज हीटेड। इसको आपने हीट करने से डिकम्पोज हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा,
और कार्बन डाइऑक्साइड and then allowed to cool. The sample in crucible as is left unheated. ठीक है जी. Dilute hydrochloric acid is then added to both crucible. इसमें HCl डाला है, इसमें भी HCl डाला है. इसमें बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड. बेटा बनेगी नहीं बनेगी बोले. इस MgO वाले में नहीं बनेगी, कार्बोनेट वाले में बनेगी. इसमें नहीं बनेगी क्योंकि पहली बन चुकी है. मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ कौन सी गैस बनेगी भाई? यहाँ जब आप मैग्नीशियम ऑक्साइड में HCl डालेंगे तो पानी बनेगा. तो पानी बनेगा ना यार. और मैग्नीशियम क्लोराइड. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? तो बताइए आर में गैस प्रोड्यूस होगी या नो गैस प्रोड्यूस? नो गैस. नो गैस प्रोड्यूस, नो गैस प्रोड्यूस. बताएं एस में गैस प्रोड्यूस होगी कि नहीं बनेगी? तो बेटा कौन सा आंसर सही हुआ? सी. सी सही हो. चले अब आ जाए 20 पे. Then concentrated sulfuric acid react with sodium iodide. बताइए कल हमने ये क्वेश्चन 2024 में नहीं किया था बेटा. क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं. मैंने ISO सर्टिफाइड में काम किया हुआ है. सारे पेपर क्वेश्चन बैंक में होते हैं, उसी से फिल्टर आउट करके बनाए जाते हैं बेटे. और कहीं आसमान से तो क्वेश्चन आने से रहे. बताइए जब इन दोनों को मिलाएंगे क्या H2S बनेगी? बनेगी. बनेगी. अच्छा तो बताइए सल्फ्यूरिक एसिड क्या रिड्यूस होकर H2S बनाएगा? जी. इस पर होता है +6, इस पर होता है -2. ये तो सही लग रहा है. बताएं आयोडाइड आयंस आर स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फेट आयन. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं बेटा? जो खुद रिड्यूस हो जाए. जो इलेक्ट्रॉन देते हैं या इलेक्ट्रॉन लेते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेंगे, खुद रिड्यूस हो जाए. इलेक्ट्रॉन लेते हैं. तो बताइए आयोडीन एक अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है या सल्फेट आयन? तो सल्फेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना हमारे पास. अरे बेटा दोनों में से कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है ना, दोनों तो नेगेटिव है. अच्छा हाँ सॉरी, H2SO4 ऑक्सीडाइज. जी जी. नहीं मैं बी की बात कर रहा हूँ, बी की. सल्फेट आयन थोड़ी होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना. आयोडाइड आयन होगा. बोले बेटा वैसे आपको क्यों? वैसे क्यों सर? कोई देखिए इन्वेस्टिगेशन होता है? मेरी बात सुने. अभी मैंने पहले मुझे आप एक बात बताएं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं? जो कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा, गेन करेगा. इलेक्ट्रॉन लेने वाला देने वाला. लेने वाला. तो I- इलेक्ट्रॉन लेगा. ये तो खुद इलेक्ट्रॉन है इसके पास. सही. तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही नहीं है ना. वैसे भी ए सही हो गया. हमें बाकी हमें क्यों करने की जरूरत है? सल्फर एटम्स फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड आर बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस. बिल्कुल भी नहीं है. डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ही नहीं है. सल्फर एटम फ्रॉम द सल्फ्यूरिक एसिड आर ऑक्सीडाइज्ड टू मेक सल्फर डाइऑक्साइड. ये गलत है. सल्फर डाइऑक्साइड तो बनती ही नहीं है. आइए 21. A solution of sodium hydroxide react with 3 mole of fluid. जबरदस्त सवाल लग रहा है. आइए इसको करते हैं. ठीक है. A solution of sodium hydroxide react with chlorine. What is the product of the compound X? या तो ना क्लो बनेगा या ना क्लोर बनेगा. ये तो बन नहीं सकते. बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर. बताइए 365 पढ़ा था आपने. किसमें पढ़ा था 365? हॉट में. हॉट में सर. हॉट में. इसमें ना क्लोर बनेगा. इसका मतलब है बगैर कुछ करे आपका आंसर सही हो गया.
आइए इसको देख लेते कैसे। मैंने बताया था NaCl क्या क्या बनने का बताया था आपको मैंने बेटा, क्या बनता है बोलो बेटा, क्या क्या बनेगा? सर NaCl और नाक्लोथ और H2O। तो देखिए पूरे 5 मोल ऑफ, तो यहाँ बनेगा नाक्लोथ प्लस 5 NaCl प्लस H2O, यहाँ 6 हो, चेक करिएगा गलत है सही, यहाँ 6 हो जाएगा, चेक करिए क्वेश्चन बैलेंस है। नहीं इसका मतलब ये हुआ कि हमने गलती की, क्लोरीन पहले लिखना है, फाइव 365 हो गया, ठीक है। 5 NaCl प्लस नाक्लोथ प्लस 3 H2O, वोल्ट। बोले आप सही है। जी सर। यप सही। 6 क्लोरीन हो गए, 6 सोडियम हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए, 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल सही है नाक्लोथ। 22 पे आ जाइए। रेडॉक्स रिएक्शंस आर कॉमन इन द केमिस्ट्री ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स, व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट? बताइए। Br माइनस will reduce Cl2 but not I2, क्या ऐसा ही है नहीं ना सर, Cl2 कर सकते हैं सबको बेटा? ये यार। देखो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सही है। तो Br माइनस, क्या Br माइनस रिड्यूस कर सकता है Cl2 को? Cl2 के Br से बड़ा इसलिए कर सकते हैं। इसलिए कर सकता है। देखें मैंने आपको बताया था रेस्ट इन पीस, reducing power increases, reducing power increases। तो बताइए ब्रोमीन ऊपर वाले को कर देगा, ब्रोमीन नीचे वाले को तो नहीं कर सकता ना, तो ये तो ए ही सही हो गया। आइए दूसरे को भी देखते हैं। अब ये ओपीडी है, ओपीडी ऑक्सीडाइजिंग पावर डिक्रीजेस। तो बताइए क्या ओ क्लोरीन, क्लोरीन ऊपर है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। तो बताइए क्या क्लोरीन ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है? कर सकते हैं। अगर कर सकता है तो फिर आयोडीन को भी कर सकता होगा, जी। तो लिहाजा ये गलत हो गया। बताइए फ्लोरीन इज द वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सर सबसे गलत है ना? स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, ये गलत हो गया। अब है नेक्स्ट आयोडाइड, आयोडाइड आयंस आर वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो बेटा ये सवाल हल होगा ओपीडी और रेस्ट इन पीस से। चलिए 23, which statement describe a trend in period 3 between every pair of adjacent element from sodium to chlorine? बताइए क्या हो रहा है, क्या एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है? डिक्रीज होता जाता है। डिक्रीज। डिक्रीज होता है, यही सही आ गया स्टेटमेंट पहले ही। बताइए फर्स्ट आंसर एनर्जी इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है? इंक्रीज। इंक्रीज होता है लेकिन एक्सेप्शन होता है ना। इंक्रीज होती है और एक्सेप्शन भी होता है, तो ये गलत हो गया। द मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, नहीं ऐसा नहीं है, तो लिखवा इंक्रीज देगा होता है। डिक्रीज। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ये आपने गलत है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस?
डिक्रीज Decreases. इंक्रीज पे डिक्रीज फिर ऊपर वाले करते हैं। डिक्रीज होगी क्योंकि मेटल से नॉन मेटल। 24 पे आ जाइए। नाइट्रोजन फॉर्म पोल्यूटेंट ऑक्साइड वाई इन अ कार इंजन। तो क्या होती है कार इंजन में NO बन सकता है। फर्दर ऑक्सीडेशन ऑफ, ये भी मैंने क्लास में खुद कराया हुआ है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी 2 NO, फिर 2 NO ऑक्सीडाइज होगा और बनेगा NO2। उसके बाद कह रहा है 1 मोल ऑफ वाई, तो ये वाई है और रेशियो कितना आ रहा है इसका बेटा 1:2.5। सही है ना बेटा। जी सर। अब ये कह रहा है कंपाउंड Z, ये Z है, कंपाउंड Y तो का Z। कंपाउंड Z डज नॉट रिएक्ट फर्दर इन द एटमॉस्फेयर। बताएं क्या ये रिएक्ट करेगा? सर ये आगे आगे रिएक्शंस में पार्ट तो लेता है ना? पानी के साथ रिएक्ट करता है और नाइट्रिक एसिड तो बनाता है। जो SO2 के साथ भी करता है। SO2 के साथ भी रिएक्ट करता है। HNO3 प्लस HNO2 बनाता है। अगर आप NO2 को सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड और NO बनाता है। तो भाई ये तो गलत हो गया। बी है a molecule of Y has 15 इलेक्ट्रॉन। बताएं नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाँ 7. 7। ऑक्सीजन में 8। प्लस करो कितना आ रहा है? 15 करेक्ट आ गया ये। अब ये अगला कह रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इंक्रीजेस बाय 1। यहाँ 0 है, यहाँ +2 है। Y to Z कह रहा है, Y to Z, तो यहाँ +2 है, यहाँ +4 है। डिक्रीज हो रहा है बताइए ना सर सही है? Y2Z? इंक्रीजेस बाय 2 है ना? सर Y2Z डिक्रीज नहीं हो रहा, वो +4 नहीं, से +2। Y to Z इंक्रीज हो रहा है ना, नाइट्रोजन +2 से अच्छा हाँ सही प्लस सही Z है ना वो। +4 हो रहा है ना। बाय 1 नहीं है, बाय 2 है। बताएं Y नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है? अबे भाई ये तो साफ बच्चे को तो पता। पोलर है ये, पोलर। NO इज पोलर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क है। चलिए 25 पे आ जाइए। आपने स्ट्रक्चर भी बता देखना है और स्टीरियो भी देखना है। अब ये कह रहा है ईच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनाइल कंपाउंड इज रिएक्टेड विद NaBH4। द प्रोडक्ट ऑफ ईच रिएक्शन इज हीटेड। इसका मतलब है अल्कीन बननी चाहिए। अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन। बात समझ आ रही है? जी यानी कार्बोनाइल, कार्बोनाइल से अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन। आइए पहला ऑप्शन है ब्यूटेनॉल। बताएं ब्यूटेनॉल की रिडक्शन करेंगे तो ब्यूटेनॉल बनेगा। जी ब्यूटेनॉल की डिहाइड्रेशन करेंगे तो ब्यूटीन बन जाएगा। सिर्फ एक ही ब्यूटीन बनेगी, एक ही प्रोडक्ट बनेगा और दूसरा नहीं बनेगा, ओनली वन। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा कौन बनाएगा, ये सवाल है। जी सर। अब है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन से बनेगा ब्यूटेनॉल, ब्यूटेन टूओल। अब इससे आपके पास पहला ऑप्शन है इसका OH इसका H, ये अल्कीन। दूसरा ऑप्शन है इसका OH इसका H, दूसरी अल्कीन। क्या इसका सिस ट्रांस पॉसिबल है?
जी हाँ, इसका सिस ट्रांस पॉसिबल है, इसका नहीं है, इसका पॉसिबल है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 3 अल्कीन आर पॉसिबल। आइए अगला करते हैं पेंटेन 3 1 2 3 4 5। पेंटेन 3 क्या इस मॉलिक्यूल में आपको सिमेट्री दिख रही है? जी सिमेट्री हमेशा एक अल्कीन बनाएगी। सिमेट्री ऑफ कीटोन सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल गिव ओनली 1 अल्कीन। सर, लेकिन सिस ट्रांस के बाद तो फिर हो जाएगा ना। चलिए आइए चेक करते हैं सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया। ठीक है, क्या आ गया? OH। अब आप अल्कीन कैसे बनाएंगे? अल्कीन बनेगा ऐसे, यहाँ से OH हटेगा, एक डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा, और दूसरा भी यही बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, तो इसका बन सकता है सिस, इसका बन सकता है ट्रांस, 2 प्रोडक्ट। बोले कि आपको ये बात समझ आ गई है? जी सर। प्रोपेनॉन में भी यही होगा, लेकिन फिर भी मैं प्रोपेनॉन बना देता हूँ आपको। ये रहा प्रोपेनॉन, क्या आया? प्रोपेनॉन, प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉन से प्रोपेन 2 बना। इसका तो सिस ट्रांस भी नहीं होगा, 1 अल्कीन। सर बेटा बात समझ आ गई है? हाँ बोले बेटे। सर ऊपर जो पार्ट ए में ब्यूटीन बननी थी वो 2 बनेंगी ना, क्योंकि पोजिशनल आइसोमेरिज्म भी तो हो सकती है उसमें। नहीं हो सकती ना, इसका OH इसका H एक ही बनेगा ना, है? इसका OH इसका H एक ही बनेगा ना सर समझ नहीं आया। बेटा। पानी एलिमिनेट होता है ना, इसका OH इसका H। अच्छा सही समझ गया। अगर नहीं समझे तो मैं बना के दिखाऊं या समझ गए? नहीं सर समझ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। देखें क्या ये सवाल 24 में ऐसे ही आया था? जी सर, तो कोलेस्ट्रॉल का है ना? नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं है ये कोलेस्ट्रॉल नहीं है, ये कॉर्टिसोन है। बताइए, ये सवाल था ना? एक यहाँ मैंने बनाया था, मुझे तो पूरा रटा हुआ है। एक सर जगह 3 था और ना था, इसका? एक जगह और था, वो ये था। अली से कराया था, कल नहीं कराया था 2024 में? हाँ, यही आंसर भी यही था। आंसर भी यही था। देखिए आपका पेपर 1 में अच्छा नंबर आना लेना बहुत जरूरी है बेटे। सर जी बेटा बोले। ये हम मुझे OH वाला एक्सप्लेन कर देंगे वापस, OH वाले में सेंटेंस ये में। वाला, ये अल्कीन वाला। नहीं नहीं, नीचे वाला 26। अच्छा ये देखो, ये ना जंक्शन है ना, जंक्शन। जी सर। जंक्शन तो हमेशा कायरल होता है ना, एक अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, जंक्शन है। जो वो काउंट, ठीक है सर, समझ गया सर, ठीक है ठीक जंक्शन पे होता है। है। जी सर। अगला क्वेश्चन है, एल्कीन इज रिएक्टेड विद एसिडिफाइड मैग्नेट। ठीक है, द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैज अ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर देन दैट ऑफ द अल्कीन बाय 34। व्हाट कंडीशन शुड बी यूज्ड? चलिए आइए देखते हैं। ठीक है, अगर ये कोल्ड था तो बताइए, कोल्ड में ये देखें, ये लेट सपोज ये अगर आपने कोल्ड डाला है, बताइए एक OH ऐड होगा ना, जी डायोड सर, बनेगा। डायोल डायोड बनेगा। बनेगा। तो 16 + 16 + 1 + 1 कितना हो रहा है? 34 34। तो क्या आंसर होना चाहिए बेटा? यही होगा सर।
पी होना चाहिए कोल्ड डाइल्यूट KMnO4। Question number 28. The diagram shows a short length of addition polymer. The polymer has a relative molecular mass of approximately 10,000. Approximately how many monomer units are joined together in each molecule? ओए होए होए। पुराना सवाल है कि दोबारा रिपीट हुआ है, ये पुराना सवाल है मेरे बच्चा। जी सर। अच्छा जी 28 बताएं कैसे करें। सर पहले एक मोनोमर का हम गिन लेंगे ना कि कितना है उसका पूरा एक मोनोमर का MR, और फिर डिवाइड कर देंगे 10,000 से। अच्छा जी पहले एक मोनोमर बनाते हैं, ठीक है। ये कह रहा है दोबारा सुनिएगा, एडिशन पॉलीमर से बना है, इसका मतलब है अल्कीन होगा मोनोमर। तो द पॉलीमर हैज अ, ये क्या है, शॉर्ट लेंथ ऑफ एन एडिशनल पॉलीमर। अच्छा इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये इसका मोनोमर होना चाहिए। द पॉलीमर हैज अ मोलेकुलर मास 1000, ठीक है। इसका बताएंगे एमआर कितना होगा। 28 सर। 28, ठीक है। हाउ मेनी मोनोमर यूनिट आर ज्वाइंट टुगेदर इन ईच पॉलीमर मॉलिक्यूल। तो जरा इसको 28 से डिवाइड तो करिएगा। 357 सर बी आएगा कितना आ रहा है बेटा, 357 कितना आ रहा है बेटे। 357 367, 357 57, 57, 357। जी। तो बताइए कौन सा आंसर बेस्ट हुआ। बी। क्या आपको मेरी बात समझ आ गई है। बोलो बेटा बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ट्वेंटी नाइन। बेटा आपको मेरी आवाज आ रही है। जी सर। चलिए अब अगला, लेक्टाइट इज एन इंटरमीडिएट इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ सिंथेटिक फाइबर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए लेक्टाइट से सिंथेटिक फाइबर बन रहा है, ठीक है। विच कंपाउंड ऑन हीटिंग विद एन एसिड कैटलिस्ट कैन प्रोड्यूस लेक्टाइट। देखिए इसका तरीकाकार क्या होगा, इसकी हाइड्रोलिसिस कर लें आप, ठीक है। जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कार्बोनाइल के बराबर वाला O टूटेगा, कार्बोनाइल के बराबर वाला O टूटेगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इन दो मॉलिक्यूल को अलग अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पहला मॉलिक्यूल अलग किया है, वो ये है। बाद में मैंने क्या, जब O है उसके साथ H लिखा, कार्बोनाइल के साथ मैंने OH लिखा। इसी तरह से दूसरा फ्रेगमेंट मैंने ये बनाया। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है। जी सर। जी सर। बताइए ये दोनों एक ही कंपाउंड है ना, इसका नाम क्या होगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। बताइए 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड ही है ना ये। जी। जी सर। तो इसका मतलब है सी आंसर करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाइए। 30 कह रहा है डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप्स आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन। याद रख लेना, अगर एक ही कार्बन पे बहुत सारे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हैं, इसे जैम कहते हैं, जैम। मैंने यहाँ लिख के बता दिया, अगर एक ही कार्बन पे लगा हुआ है इसे जैम कहते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे ऐसे लगा हो इसे विनाइल कहते हैं।
अगर दो कार्बन डबल बॉन्ड के बाद एक कार्बन छोड़ के लगाओ उसे एलाइल कहते हैं। बोलो मेरे बच्चा, बात समझ आ रही है? जी सर। बोलो बेटा। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर तो किया ही नहीं हमने। अब ये कह रहे हैं कि भाई विच कंपाउंड इज हाइड्रोलाइज्ड टू फॉर्म अ प्रोडक्ट दैट गिव्स अ पॉजिटिव रिएक्शन with 2,4-dinitrophenoyl hydrazine but not failing solution। इसका मतलब है कौन सा कीटोन बना रहा है, ये पूछ रहा है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी। अब पहला सवाल है, ये कह रहा है 1,1-डाइब्रोमोप्रोपेन। क्या आ गया? 1,1-डाइब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, अब आप बताइए इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो दोनों जगह पे OH लगेगा। बताइए एल्डिहाइड बनेगा कीटोन बनेगा? एल्डी। एल्डिहाइड बनेगा। आइए बी को देखते हैं। बी में है 1 2 3। ये कह रहे हैं 1 2। बताइए इस पे डाइओल बनेगा। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? जी जी। बताएं इससे क्या बनेगा? एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। ऐसे ही है कि नहीं है? जी सर। लेकिन उसने कहा फेलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट नहीं करे, ये भी गलत हो गया। अगर मैं बनाना दिखाऊं तो आपसे ये बनाऊंगा, ठीक है? 1 2 3 OH OH, ये एल्डिहाइड बनाएगा। उसमें क्या होगा? बेटा मेरी सर आवाज आ कैसे रही है आपको? एल्डिहाइड बन रहा है? क्या बोले? जी जी सर। सर, ये एल्डिहाइड बन कैसे रहा है? बेटा जब भी कॉर्नर पे OH लगा होता है तो वो एल्डिहाइड ही बनता है ना, या कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। आखिर में OH होता है ना। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल तो कार्बोक्सिलिक एसिड या एल्डिहाइड ही बनाते हैं ना। सर तो दो OH पे भी बन जाता है। हाँ तीनों पे भी बन जाएगा यार। अच्छा। हमारा मकसद ये नहीं है, देखो हमारा मकसद ये नहीं था। हमारा मकसद ये था 2,4-DNPH साथ रिएक्ट करें। बोलो क्या ये 2,4-DNPH साथ रिएक्ट करेगा? ए नहीं वाले की सर। बात हो रही है। नहीं। अब दूसरे वाले पे आ जाओ। ये कह रहा है कार्बन, ये बनेगा। अब इसमें एल्डिहाइड भी आ रहा है, कीटोन भी आ रहा है, ये भी नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? सर तो इसमें तो कार्बोनाइड है, ये तो रिएक्ट करना चाहिए ना। चलो करना चाहिए, एल्डिहाइड भी तो रिएक्ट कर जाएगा। और वैसे भी ये जैम नहीं है। हमें उसने पहले बताया डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम स्पॉनिंग एलिमिनेट अ मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल कार्बोनेट कंपाउंड। तो जैम, उसने कहा था जैम होना चाहिए। तो क्या ये जैम है? नहीं सर। बोलो ना यार, जैम ही नहीं है ये। जैम का मतलब है ऊपर एक ही कार्बन पे दो ग्रुप लगे हों। अब सी को देखो, 1 2 3, ये भी जैम नहीं है। अब डी देखो, डी डी कह रहा है 1 2 3, इधर भी Br इधर भी Br। तो ये तो कीटोन ही देगा ना खाली। जी सर। बोलो बेटा। सर ब्रोमीन की जगह OH ऐड नहीं होगा? क्या कह बेटा, वो तो आगे ऐड होगा ना, लेकिन बनेगा तो ये कीटोन ही ना। क्यों सर? अरे बेटा उसने आगे लिखा तो है, पूरा सवाल ही नहीं पढ़ा है। ये क्या लिखा है? प्रोड्यूस अ कार्बोनाइल कंपाउंड।
सेम देखो क्या लिखा, डायोल इन विच बोथ हाइड्रोक्सी ग्रुप आर बॉन्डेड टू द सेम कार्बन एटम spontaneously eliminate a molecule of water to produce carbonyl compound. तो Br हटके ही OH लग के फिर निकलेगा ना। ठीक है सर, समझ गया। अब वो जो मैकेनिज्म है ना वो तुम्हारे कोर्स का हिस्सा नहीं है, उसने खुद ही इंट्रोडक्शन दे दिया उस बात का, वरना मैं डिटेल में बताऊंगा, वो मैकेनिज्म कोर्स का हिस्सा ही नहीं है। हर लिहाज से डी आंसर सही है बेटा, एक बार चेक कर लो। सर क्या चेक करें? बेटे आप लोगों को बात समझ आ गई है? जी सर। जी सर। जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है 31 X and Y are the reagent required to convert 1 bromopropane into butanoic acid in the following reaction। ठीक है, तो पहला रिएक्शन में देखिए साइनाइड लग गया, बताएं हाइड्रोजन साइनाइड होगा या सोडियम साइनाइड होगा? KCN होगा ना? KCN होना चाहिए, HCN नहीं है। HCN होता है कार्बोनाइल में, ये गलत है। ये होता है कार्बोनाइल में, ये गलत है। ये सही है, ये सही है। बताएं अब एसिड हाइड्रोलिसिस की है बेस हाइड्रोलिसिस की है? एसिड होगा। एसिड हाइड्रोलिसिस की है, तो ये सही होना चाहिए, सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो मेरे बच्चों, बात समझ आ रही है नहीं आ रही है? जी सर। चलिए अगला है, Q is a compound with a molecular formula C4H10O. Q can be oxidized with acidified potassium dichromate. Q cannot be made by reducing a carboxylic acid with it. देखो भाई आराम से सुकून से करो इस सवाल को। देखो Q है, Q का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10O, इसको ऑक्सीडाइज किया है K2Cr2O7 से। इसका मतलब है ये अल्कोहल हो सकता है। Q कैन नॉट बी मेड बाय रिड्यूसिंग, बताइए अच्छा Q कैन नॉट, अब ये आपने ऑक्सीडाइज कर दिया, ये ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट है। ठीक है, अब ये कह रहे हैं अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड है उससे रिड्यूस करो तो ये नहीं बनेगा। बोले आपको मेरी बात समझ आ रही है? बोलो ना मेरे बेटे। जी सर। बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड से फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बन सकता है? बताएं ना, कार्बोक्सिलिक एसिड को अगर आप जो है रिड्यूस करेंगे तो फर्स्ट डिग्री बनेगा सेकंड डिग्री बनेगा? फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री वाले सारे गलत हो गए। सही है, तो भाई क्यों गलत हो गए? कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस एंड गिव फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? अब बताओ थर्ड डिग्री ऑक्सीडाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड, कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड। तो आंसर कौन सा हुआ बेटे? आंसर कौन सा हुआ? ये आंसर सही हो गया। 33 पे आ जाइए। अब 33 कह रहे हैं अ सैंपल ऑफ 2.30 ग्राम ऑफ इथेनॉल इज मिक्स विद एन एक्सेस ऑफ K2Cr2O7। ठीक है, ये देखें ये रहा इथेनॉल C2H5OH।
इज देन बॉयल्ड अंडर रिफ्लेक्स 1 आवर। 1 आवर का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, है ना बेटा? ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? जी जी कार्बोक्सिलिक एसिड बना ना, देखिए बाद में इसने डिस्टिलेशन लगा दी, तो भाई बाद में डिस्टिलेशन लगाने का फायदा क्या? आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी। yield कह रहा है yield of the product is 60%, which product, which mass, which mass of product is collected। तो भाई C2H5OH यहाँ लिखा आपने, यहाँ लिखा CH3COOH। बताएं इसका MR कितना होगा इथेनॉल का? 46 46। और इसका इथेनोइक एसिड का 60 60। तो 2.30 कितना देगा? X देगा। उन्हें कितना बन रहा है? 3 ग्राम कितना आ रहा है बेटा? 3 3 ग्राम आगे, 3 ग्राम। अच्छा अब मुझे बताइए yield 60% है, तो अगर 100 होती तो 3 आ रहा है, तो 60 पे कितना आएगा बेटा? 1.8 1.8। भाई खुदा के लिए देख लो, कई दफा आया हुआ यील्ड का सवाल, समझ आ गई बात? जी सर। सर इस पेपर में स्पेशली इतने रिपीटेड क्यों है, मतलब ये पहले बाकी आ चुके हैं सारे। क्या दोबारा बोल रहे, क्या पूछ रही हो? मैं कह रही हूँ स्पेशली इस पेपर के अंदर ये आधे से ज्यादा सवाल पहले आ चुके हैं। बस ये देखें आप, हर साल ऐसे ही होता है। ये स्पेसिमेन पेपर है, तो वैसे भी आप देखें हमने 2024 का भी किया था, उसमें भी सारे क्वेश्चन रिपीटेड ही थे। आप जितने 4-5 ईयर कर लेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा सब रिपीटेड ही है। चलिए 34, कंपाउंड आर गिव्स अ पॉजिटिव टेस्ट विद अल्कलाइन। तो मिथाइल कीटोन पूछ रहा है, ठीक है। अच्छा उसके अंदर स्टीरियो आइसोमर नहीं है। चलिए बताइए पहला सवाल, क्या ये आइडोफॉर्म देगा बेटा? देगा। क्या इनमें से कोई आइडोफॉर्म देगा? नहीं नहीं देगा देगा। सर। नहीं देगा तो वैसे डायरेक्ट गलत हो गया। क्या ये आइडोफॉर्म देगा? देगा। देगा। अच्छा इनमें से कोई आइडोफॉर्म देगा? ये डी में देगा, डी। सर डायरेक्टली अटैच तो नहीं है, तो नहीं देना चाहिए। नहीं डायरेक्टली 3rd डिग्री अल्कोहल कब देते हैं? 3rd डिग्री तो देते ही नहीं है ना, अच्छा सही सर। यही है ना? तो आपको मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। 3rd डिग्री तो देगा ही नहीं, तो आप लिखेंगे कि यहाँ पर OH। 3rd डिग्री does not give iodoform। चले जी, तो इसका मतलब ये हुआ ए और सी में ही करेक्ट है। बताएं कौन सा कार्य नजर आ रहा है आपको, ए या सी? सी दिख मुझे मुझे तो ए में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा, सब जगह CH2 है। जी सर। उन्हें ए, कंफ्यूज लग रहा है। तो इसका मतलब है सी है, ये आंसर हो गया आपका। कैसे? ये देखें, ये रहा कार्बन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा OH, ये रहा CH3, और ये है C डबल बॉन्ड O CH3। ये अलग, ये बिल्कुल अलग, ये अलग, ये अलग। पायरल 35 पे आ जाए। बताइए हाइड्रोजन डालेंगे तो क्या क्या चेंज होगा? डबल बॉन्ड
और हाइड्रोजन और निकल तो रिड्यूस भी कर लेते हैं ना CH। आइए इसको देखते हैं क्या होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड तो चले जाएगा, हमने फैसला किया था डबल बॉन्ड जाएगा खाली, है ना। सर आपने कहा था ये रिड्यूस भी तो करता है CH को। नहीं, हमने फिर बाद में फैसला कर लिया था ना। नहीं वो तो एल्कीन के लिए था ना, LiAlH4 के लिए था। अच्छा, तो एल्डिहाइड को रिड्यूस करेंगे तो क्या बनेगा? CH2OH। ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल बन जाएगा, है जी जी। CH2OH, हाइड्रोजन लग जाएगा यानी रिड्यूस हो जाएगा। चलिए इसको कर लेते हैं, CH2OH। आप देख लिएगा, मैंने आपको एक आखिर में DI बता दी थी, मैंने कहा जो आपके कोर्स के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो हो जाता है ये। अच्छा जी, अब इसमें आपने हॉट KMnO4 डाला है, तो बताइए क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा? हो जाएगा। बताएं कौन सा आंसर सही हुआ फिर? बी। बी सही हुआ। चलिए 36, P and Q are alkene, they are geometric isomers of each other। ठीक है जी, which statement is correct? They are geometrical isomer का मतलब होता है cis trans। तो P and Q give different product with what concentrate KMnO4। क्या नहीं, ये तो गलत होगा। सेम लेंगे ना सर, क्योंकि मॉलिक्यूलर हाँ, फॉर्मूला सेम सेम होगा। सेम देते हैं। अच्छा, P and Q have different empirical formula, सेम empirical सर formula होता यही है। सेम होगा। डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप भी गलत हो गया, डी आंसर सही होगा। 37। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, आपसे कह रहा है द स्टेटमेंट आर अबाउट द रिएक्शन ऑफ NaOH विद 3 क्लोरोअल्केन। तीनों में आपने NaOH डालना है, ठीक है। बताइए ये कौन सा डिग्री है? ये सेकंड डिग्री है ना बेटे, जी सर। सेकंड डिग्री है। अच्छा, सेकंड डिग्री है तो ये तो हमें पता ही नहीं किससे रिएक्ट करेगा। ए ऑप्शन देख लें, ए ऑप्शन, ये कौन सा डिग्री है? फर्स्ट फर्स्ट डिग्री डिग्री। है। ये SN2 देगा, ए सही है। ये थर्ड डिग्री है, ये SN1 देगा। अच्छा, the tertiary caloric create more quickly than the other because the carbon atom bonded to the chlorine is more positive। है, bonded to the chlorine atom carbon is more positive। बेटा बताइए क्या tertiary chloroalkane फास्ट देगा? नहीं सर वो स्टेबल होता है। स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होने से तो फास्ट देना चाहिए। अरे मेरे बच्चों, मेरी बात का जवाब तो दे दो। सर मोर पॉजिटिव इसमें गलत नहीं है। नेगेटिव होना चाहिए। सही। देखिए क्लोरीन, देखिए द टर्शरी क्लोरोअल्केन रिएक्ट मोर क्विकली देन द अदर बिकॉज द कार्बन एटम बोला है, कार्बोकैटायन नहीं बोला है। हाँ। सही है। और एक क्लोरीन की वजह से तो पॉजिटिव इतना ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि 3 डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, ये गलत है। लेस पॉजिटिव होगा, लेस पॉजिटिव बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3CH3। सी पे आ जाओ, द क्लोरीन आइटम इन द 3 क्लोरीन आर अटैक्ड बाय OH। बिल्कुल गलत है, एक जगह तो होता ही नहीं है, बाकी जगह होता है, थर्ड डिग्री में नहीं होता भाई। बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द मेजर प्रोडक्ट इज C4H8 फॉर ईच रिएक्शन। 2 3 4 3 4, क्या यही होगा C4H8?
ओ भाई अल्कोहल बनेगा ना यार, जी, इथेनॉलिक ये- डाला ही नहीं है। तो ये गलत है। चलिए 38 पे आ जाइए। बताइए पेंटेनॉल फिलिंग सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा? करना चाहिए। करेगा। बताएं पेंटेनॉल हॉट KMnO4 K2 करेगा। अच्छा ऑब्जर्वेशन भी देखते रहे, क्या ब्लू सोल्यूशन फेलिंग सोल्यूशन, क्या ब्लू ब्लू से रेड पीपीटी होगा? होता है ना सर, वही होता तो ये ऑब्जर्वेशन तो मुझे सही लग रही है 38 वाली। बताएं K2Cr2 ग्रीन सोल्यूशन ऑरेंज हो जाएगा या ऑरेंज ग्रीन होता है? है। ऑरेंज डिग्री। तो ये गलत हो गया। तीसरा है पेंटेन टू ओन प्लस वार्म टॉलरेंस रिएजेंट, कलरलेस सोल्यूशन चेंजेस टू सिल्वर मिरर। गलत। कहाँ से कीटोन है भाई, ये कीटोन है कीटोन। अच्छा C6H14 अल्केन, अल्केन तो ऑक्सीडाइजिंग नहीं होता, तो ए आंसर सही हुआ। चलो बेटा विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 39 में बताओ विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या C3H7COOH कैन बी यूज टू फॉर्म प्रोपाइल प्रोपेनोएट? कैसे भाई, ये तो 4 कार्बन है ना यार, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। जी सर, सर अल्कोहल भी कहाँ से लाएंगे? आप कहीं से भी ले आए, लेकिन ये कभी भी प्रोपाइल प्रोपेनोएट नहीं दे सकता, क्योंकि ब्यूटाइल ये देगा ब्यूटानोएट। अच्छा जी, सही है सही है। ये देखिए अल्कोहल अल्कोहल के साथ वाई लगता है ना, जी ये सर, सही देगा है सर। ये देगा ब्यूटानोएट। द एम्पिरिकल फार्मूला और सेम इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। अच्छा देख लेते हैं। C4H8O2 गलत, 24O1 ये एम्पिरिकल फॉर्मूला है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। झूठा आदमी है यार ये। Each of C3H7OH and reacts separately with NaBH4, ये क्या, ये कौन सा रिएक्शन है भाई NaBH4 के साथ? यार ये तो बिल्कुल खुला झूठ है। Each reacts separately with sodium metal, जी हाँ ये सही है, सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा। OH प्लस सोडियम ये हाइड्रोजन बोलो बेटा, बात समझ आ रही है? जी सर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है IR का। बताइए ये कार्बोक्सिलिक एसिड लग रहा है या अल्कोहल लग रहा है, क्या लग रहा है? कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है ना सर, OH की प्लस कार्बन जी है। सर, एक चलिए स्टार्ट भी 1700 पे और चेक करते हैं। 3000। कार्बोक्सिलिक एसिड है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड है। C इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही बोला है। क्यों? क्योंकि OH की पीक है और कार्बोनाइल की पीक है, ये दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड में होते हैं। एल्डिहाइड होता तो OH नहीं होता, खड्डा नहीं आता। अगर अल्कोहल होता तो 1700 पे पीक नहीं आती कार्बोनाइल की। मेरे प्यारे बच्चों, क्या तुम लोगों को बात समझ आ गई है? जी सर। चलो सर चलो बेटा, 25 रिपीट कर देंगे? क्या चीज रिपीट कर दूं? 25 वाला क्वेश्चन 25 ये ले रिपीट कर देता हूँ। क्विकली बता दो। 25 बेटे, जी सर। 25 देखिए 25 में क्या है कि अगर आप ब्यूटेनॉल देखिए कार्बोनाइल की रिडक्शन करेंगे ना बेटे, तो अल्कोहल बनेगा। सही है, कार्बोनाइल की रिडक्शन करके अल्कोहल, अल्कोहल से अल्कीन। अगर आप एल्डी ब्यूटेनॉल की रिडक्शन करेंगे तो फर्स्ट डिग्री अल्कोहल बनेगा। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल हमेशा एक अल्कीन बनाते हैं। ब्यूटेनोन की जी सर। रिडक्शन करेंगे तो सेकंड डिग्री अल्कोहल बनेगा।
जब सेकंड डिग्री अल्कोहल बनेगा तो यहाँ 3 अल्कीन बनेंगे, एक ये वाला अल्कीन बनाएगा और एक ये वाला अल्कीन बनाएगा, तो 2 अल्कीन बनाएंगे। लेकिन इसमें देखें सिस ट्रांस बन रहा है इसमें जी सर। इसमें सिस ट्रांस बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा, तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे। बाकी देखें इसमें मैंने बनाया ये अल्कोहल बना, अल्कोहल से ये अल्कीन बनेगा, इसमें 2 बनेंगे सिस ट्रांस, एक सिस एक ट्रांस। जबकि प्रोपेनोन को ऑक्सीडाइज रिड्यूस करेंगे तो अल्कोहल से ये अल्कीन, इसका कोई सिस ट्रांस नहीं होगा, खाली 1 अल्कीन। तो भाई जो 3 अल्कीन बन रहे वही आंसर सही होगा, यानी ब्यूटेनॉल। आयला बात समझ आ गई बेटे? जी सर, थैंक यू। चलो मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज है। हाँ। अच्छा, कल जो मेरी बात सुन लेना, जो कल मैं क्लास लूंगा ना उसमें मैं आपकी प्रॉब्लम लूंगा, ठीक है? कल जो मैं क्लास लूंगा उसमें मैं एक क्लियर कराऊंगा और आपकी प्रॉब्लम लूंगा, जो आपको प्रॉब्लम है मुझसे पूछेंगे, ठीक है? सही। चलो मेरा बेटा, अल्लाह हाफिज है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज बेटा।